नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल के अंदर। दोस्तों, 2 राज्यों के चुनाव तो घोषित हुए, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर कश्मीर की चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को कश्मीर के चुनाव से कोई प्यार नहीं है, कश्मीर की राजनीति से भी कोई प्यार नहीं है और बहुत कम ऐसा होता है कि कश्मीर के ऊपर एपिसोड्स बनाए जाते हैं। हालाँकि न्यूज़ टाइम के ऊपर हम मुझे लगता है कि पचासों एपिसोड्स कश्मीर के ऊपर बना चुके हैं और अलग-अलग विषयों के ऊपर हमने वो सारे के सारे मुद्दे लेकर आए सामने। अ, आज का मुद्दा ये है कि कश्मीर के चुनाव के बारे में बात करेंगे और हम ये एम्फेटिकली कह सकते हैं कि कश्मीर से शुरू होगी मोदी सत्ता की विदाई। दरअसल 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 10 साल बाद चुनाव का मतलब कि 5 साल से मोदी सत्ता ने यहाँ चुनाव नहीं करवाए, तरह-तरह के बहाने बना के। दरअसल मोदी और शाह को एक बहुत बड़ा घमंड था। क्या घमंड था? घमंड ये था कि कश्मीरियों को उनकी औकात बतानी है। कश्मीरियों को हम गुजराती बता देंगे कि उनकी औकात क्या है। जब कोई किसी को औकात बताने आता है तो समझ लीजिए बात बिगड़नी शुरू हो गई है। वो कश्मीरियों को बताना चाहते थे कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। दरअसल तुम हम 2 गुजरातियों के सामने तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। यही तो बताना चाहते थे। और जब 370 खत्म किया तो जख्मों के ऊपर नमक तो छिड़कना था। और यही तो इन 2 गुजरातियों ने किया है कि जख्मों के ऊपर नमक छिड़का जाए। और पहली बार भारत के इतिहास के अंदर, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राज्य को तोड़ा गया, तोड़ा तो पहले भी गया था, लेकिन तोड़कर उनसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बंटवारा कर दिया। बंटवारा किया, सिर्फ इतना नमक छिड़कना काफी नहीं था, कुछ और नमक छिड़कना बाकी था। तब उन्होंने इन दोनों राज्यों को यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया और कहा कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, इससे आगे भी देखूंगा मैं तुम्हें क्या करता हूं, तुम्हारे साथ में नंगा कर दूंगा तुमको मैं। गुजराती हैं हम लोग। कश्मीरियों के अभिमान के ऊपर चोट मारी है इन्होंने, कश्मीरियों के अभिमान पर, कि उनको कीड़ा मकोड़ा समझा। और उसके बाद लद्दाख से विधानसभा भी छीन ली कि तुम्हें तो विधानसभा भी नहीं देंगे। तुम्हारा नाम हो सकता सोनम वांगचुक हो या कोई और टॉम डिक एंड हैरी, हमारे सामने तुम क्या हो? कीड़े मकोड़े हो। कभी भी हिंदुस्तान की सत्ता तुम्हें मसल देगी, इतनी पावर है हम 2 गुजरातियों के पास। उससे विधानसभा भी ले ली, कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया और 5 साल तक इलेक्शन नहीं करवाए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल हुक्म नहीं दिया होता कि सितंबर तक इलेक्शन करवाने हैं इस साल, तो ये इलेक्शन नहीं करवाते थे, क्योंकि ये उनको बताना चाहते थे कि तुम्हारे ऊपर तो राज मैं ही करूंगा, तुम्हारे ऊपर राज मैं ही करूंगा। चलिए साहब, ठीक है। कहते हैं सदियों ने लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये 2 गुजराती यही करके जाएंगे कि जिन्होंने आज कश्मीर के जख्मों के ऊपर, क्या कहते हैं ना, नमक छिड़का है ना, उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। वक्त सजा मुकर्रर करता है। लोकसभा के चुनाव हुए तो इसी बीजेपी को, जो कहते थे ना कश्मीर बड़ा खुशहाल है, हाईवे बन रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ी कि वैली की 3 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े करें। इतने खुशहाल माहौल में ऐसा क्यों है कि कैंडिडेट नहीं मिले खड़ा करने के लिए? क्योंकि इन्हें कश्मीर का गद्दार कहा जा रहा था। जम्मू में खड़े किए, 2 सीटें जीत भी गए, वहां तो हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है ना। लेकिन कश्मीर में इनका एक मुर्गा और था। मुर्गा कहूं या गुर्गा कहूं, गुलाम नबी आजाद चमचा, जिसको दिल्ली के अंदर बंगला भी दे के रखा हुआ है, उसका बंगला नहीं छीना मोदी जी ने, राहुल गांधी का छीन लिया था। और फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि गुलाम नबी आजाद जब अनंतनाग में जाते हैं तो उन्हें भी गद्दार के नाम से बुलाया जाता है कि एक गद्दार आया, भगाओ उसको। और वो वहां से भाग गया। गुलाम नबी आजाद वहां से भागा और अपना नॉमिनेशन भी विड्रॉ कर लिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे पता लग गया था कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। खैर जी, ये कहानी थी। कश्मीरी अब गुजरातियों का अभिमान तोड़ने पे आ गए हैं। लोकसभा के इलेक्शन में तोड़ दिया, 5 में से 3 सीटें घाटी में जीत गए। लेकिन इन्होंने किया क्या था, पहले थोड़ा सा खुलासा आपको कर देता हूं मैं कि इन चुनाव में क्या हुआ। लोकसभा में बीजेपी ने कितने असेंबली सेगमेंट जीते और इनकी सत्ता तो आने वाली है नहीं।
पर इन्हें तो मजबूरी में, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देखा जाए तो इनको चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। अदरवाइज इनके कोई इरादे नहीं है कि कश्मीर में चुनाव करवाएं। ये कश्मीर के ऊपर सीधा दिल्ली से रूल करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं हम तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेंगे, बर्बाद। ये गुजरातियों का आह्वान है। ये कुछ चीजें मैं आपको पिछले इलेक्शन की बताता हूं। 90 सीटें हैं वहां पर। कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पे डीलिमिटेशन हो गया है, जबकि भारत के अंदर डीलिमिटेशन जो 1971 के बाद कभी नहीं हुआ है। तो सिर्फ कश्मीर वो है। 90 सीटें हैं यहाँ पर। 47 सीटें घाटी में है, 43 सीटें जम्मू में है। जम्मू में पहले 37 सीटें होती थी, वो बढ़ाकर 43 कर दी गई। ये भी एक षड्यंत्र रचा गया और एक लोकसभा सीट अनंतनाग को बांटकर, यानी कि ऐसा बांटा कि आधी लोकसभा की सीट घाटी में पड़ी और आधी लोकसभा की सीट जम्मू में पड़ती है। ये भी षड्यंत्र किया ताकि कैसे भी करके हम इस सीट को भी जीत जाएं और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएं, लेकिन वो होगा नहीं। ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और इनमें से 3 पर तो बीजेपी ने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए थे, 2 पे खड़े किए। जम्मू साइड में वो हिंदुओं की बदौलत जीत गए, लेकिन जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी वहां पर सीट नहीं जीत पाए। 90 सीटों में जो असेंबली सेगमेंट्स थे, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 36 सीटों पर विजय मिली थी। बीजेपी को 29 में टोटल में विजय मिली है, कांग्रेस को 7 में मिली थी, पीडीपी को 5 और निर्दलियों को 13 सीटों के ऊपर यहां पर विजय प्राप्त हुई थी। अगर हम वोट को देखें तो इंडिया गठबंधन, जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी थी, इनको 41.7% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 24% वोट मिले। बीजेपी को अभी विधानसभा में फिर से 23-24% से ऊपर वोट नहीं मिलेंगे और घाटी में ये लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। टोटल 90 सीटें हैं, इसमें 7 सीटें एससी के लिए हैं और 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। 24 सीटें 90 के अलावा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रखी गई हैं। मूर्ख आदमी, आपको पता ही है ना, मूर्ख आदमी यही करते हैं। जो एरिया अपने पास नहीं है उसकी भी सीटें बुक कर दी हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं, 370 के बाद हमने कितना किया है। और 3 सीटें नॉमिनेशन के लिए रख दी ताकि अगर आगे कुछ गड़बड़ हुआ तो हम इन 3 सीटों की बदौलत वहां पे राज कर पाए। इनमें से 2 सीटें कश्मीरी पंडितों की होंगी, उनमें से 1 सीट वुमेन के लिए होगी और 1 सीट जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो डिस्प्लेस्ड हुए पर्सन इंडिया में आए हैं उनके लिए रखी गई है। चलिए ठीक है। अब इसमें यहां पर मैं बताता हूं कि 3 फेज में चुनाव है, 18 तारीख, 25 तारीख और 1 तारीख को। और ये 18 बुधवार, 25 बुधवार और 1 तारीख मंगलवार को, 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे यहाँ पर। पहला जो फेज है वो येलो वाला फेज है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा फेज जो है ब्लू कलर का फेज है और तीसरा फेज ब्राउन, 2 पार्ट में, एक टॉप पे नॉर्थ में, एक साउथ के अंदर यहाँ पर आता है। अगर हम इसको सो कॉल्ड फर्स्ट फेज में देखें जो कि येलो कलर फेज है, तो आप पाएंगे यहाँ पर अधिकतर सीटें जो हैं सारी की सारी ये कश्मीर वैली की सीटें हैं। इसमें पामपोर, ट्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनबर, शोपियां, कुलगाम, देवार, दूरू, कोकरनाग, अनंतनाग, इसके अलावा पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये इसमें भद्रवाह डोडा जम्मू में आते हैं। भद्रवाह, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन, बनिहाल, ये सारे वहां पर आ जाते हैं। और अगर हम सपोज करो कि दूसरे फेज में जाते हैं जो ब्लू फेज है, इसके अंदर भी कुछ सीटें जो हैं आपकी घाटी की हैं और कुछ इसमें जम्मू रीजन की हैं। इसमें कंगन, गंडरबल, हजरतबल, ये सब घाटी की सीटें हैं। खानियार, हब्बा कदल, लाल चौक तो कश्मीर में ही है, श्रीनगर में है। चनापोरा, जैदबल, इसमें बडगाम, बिरावा, खान साहिब, चरारे शरीफ, चडूरा, गुलाब बाग। इसके बाद रियासी जो है ये इधर आपको जम्मू में आ जाती है, जहाँ उसके वैष्णो देवी की एक सीट है। कालाकोट, सुंदरबनी है, नौशेरा है, रजौरी है, बढ़ाई है, सुरनकोट है, पुंछ है, मंधार है। ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं ये जम्मू के सेक्टर्स हैं। और आखिर में जो 2 सीटें, 2 नॉर्थ और साउथ के अंदर डिवाइड किया है यहाँ पर, ये भी देखा जाए तो जम्मू और उसके अंदर डिवाइड है पूरा का पूरा घाटी के अंदर। इसमें कारना, तहरगान, कुपवाड़ा काफी फेमस है, आपको पता है। हंडवाड़ा है, लगाटे है, सोपोर है, राफियाबाद है, उड़ी है, और फिर बारामूला, गुलमर्ग, वगूरा, पाटन, और भी कई सीटें हैं इसके अंदर। इसमें जम्मू भी आ जाता है। जम्मू की करीब करीब 9 सीटें, जो डिस्ट्रिक्ट की सीटें होती हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। और 3 फेज में चुनाव होने जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शायद पूरे 90 उम्मीदवार उनको नहीं मिल पाएंगे। 47 सीटें जो घाटी की हैं, उन 47 सीटों में से बीजेपी कितने कैंडिडेट खड़ा कर पाएगी? 7, 8, 10 भी खड़े कर पाए तो बहुत बड़ी गनीमत है।
लेकिन उन सब की भी जमानत जब्त होगी और दूसरा उनके ऊपर खतरा भी रहेगा कि बीजेपी उम्मीदवार शायद लोगों के घरों में घुस भी ना पाए, इसलिए ना घुस पाए कि उनको गद्दार के रूप में देखा जाएगा कि इन्होंने 370 हटाया है और 370 के हटाने के प्रति जो तल्खी है उनके अंदर वो बहुत 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 ज्यादा है। पंडितों के लिए तो मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है वहां पर, तो लेकिन पंडित उसके बावजूद भी मोदी जी को वोट देते हैं। ये पंडितों को सोचना पड़ेगा अल्टीमेटली के जो 2.5-3 लाख पंडित हैं कि अल्टीमेटली चाहते क्या है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहां पे कांग्रेस है, तो उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मोदी हमारा भला करेंगे। लेकिन एक पंडित आज तक 10 सालों में वैली में वापस नहीं गया। पिक्चरें बना के कमाई जरूर कर ली इन लोगों ने, लेकिन एक भी पंडित वापस नहीं गया। उसके बावजूद भी ये पंडित मोदी के वफादार हैं। बदकिस्मती है उनकी, वो समझ नहीं पाते कि मोदी उनके साथ गद्दारी कर रहा है और उनके नाम पर पूरे इंडिया के अंदर 370 का नाम लेके, पंडितों का नाम लेके वोट लेता है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करता। उन्हें यह नहीं पता कि मोदी ने जिंदगी में कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं और ना ही उनके लिए कुछ करेगा। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। पंडित जो हैं शायद अपनी व्यथा उनकी है, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस भी उनका भला कर सकती है। लेकिन चलिए ठीक है, अब तो खैर उनके लिए भी 2 सीटें नॉमिनेटेड हो गई हैं वहां से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि बीजेपी शायद यहाँ पर 50 से 60 सीटों से ज्यादा से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। 47 सीटों में से अगर वो 10 सीटें 12 सीटें लड़ ले इलेक्शन तो बहुत बड़ी बात है घाटी में से, और कम से कम नहीं तो 90 + 3 नॉमिनेटेड सीटें, तो मेजोरिटी के लिए आपको 47 सीट चाहिए। 47 सीट्स, 47 सीट तो मोदी जी को नहीं मिलती है। 29 सीट पिछली बार असेंबली में मिली थी, इस बार घट के 20 से 25 रह जाएंगी। कांग्रेस मजबूत हो गई है वहां पर इस समय जम्मू रीजन में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस मिलके बड़े बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। और हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला अभी तक ये डिसीजन किया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, सीनियर प्रो हैं, और आप यकीन मानिएगा फारूक अब्दुल्ला बड़ा मोहरा है, चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे। अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, और उनकी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो नोक झोंक है दिवाली से पहले आपको नजर आ जाएगी। क्योंकि दिल्ली सरकार इसे दिल्ली की सरकार समझने की कोशिश ना करे कि केजरीवाल की सरकार है, ये कश्मीर है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की चलती है, उसके सामने मनोज सिन्हा झुकेंगे, फाइल भेज देंगे। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कहेंगे फाइल भेज दिए, साइन करके भिजवा देना। ये कोई दिल्ली के सक्सेना साहब या केजरीवाल नहीं है कि फाइल उठा के रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। कश्मीर के हालात अलग हैं, वहां पे शायद इतनी दादागिरी अगर मनोज सिन्हा करेंगे तो शायद फिर हालात और मुश्किल हो जाएंगे। और वैसे भी इस समय जो आतंकवाद के हालात हैं बहुत बुरे हैं, तो यहां से गुजरातियों को जवाब मिलने जा रहा है। इन्होंने कश्मीर का अभिमान तोड़ा था, उस पर चोट की थी, अब कश्मीरी गुजराती अभिमान पर चोट करके कहेंगे कि इन 2 गुजरातियों को भी सबक सिखाना है कि इनकी विदाई भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम कश्मीर से ही शुरू करेंगे, यहीं से मोदी की विदाई होगी, और उसे सबक सिखा के बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। ये कश्मीर सिखाएगा मोदी और शाह को, 2 गुजरातियों की, तुम्हारी औकात क्या है। तुम हमें औकात बता रहे थे ना, हम बता देंगे कि कश्मीरियों की औकात क्या होती है। धन्यवाद आप सबका।